दुनिया भर में यंग एंटरप्रेन्योर्स कचरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। कीनिया में कुछ लोग रिसाइकिल प्लास्टिक से ईंट बना रहे हैं, जिससे सड़कें तक बन रही हैं। प्लास्टिक कचरा सिर्फ केन्या की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नैरोबी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। सिएरा लियोन में नारियल के छिलकों से ऐसा फ्यूल बनाया जा रहा है जिससे खाना बन सके, और इसके लिए पेड़ों की लकड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए था कि यह काम करना चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। अमेरिका में इस लड़की ने 40 लाख बियर की बोतल्स को लैंडफिल अर्थात कचरे के ढेर में जाने से बचाया और उन्हें रेत में बदल दिया। कोई भी ये ना कहे कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ हमने मिलकर मगर एक एक करके ही किया है। ये सभी लोग उस दौर में बड़े हुए हैं जब क्लाइमेट चेंज का संकट बढ़ रहा था, और अब ये नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे पर्यावरण की मदद भी हो सके और साथ ही ये इससे अपना फायदा भी कमा सकें। ये पिघली हुई प्लास्टिक है जिसे रेत के साथ मिलाया गया है। ये एकदम पोप जैसा लगता है। मेरे कहने का मतलब ये दिखता वैसा ही है। जब इसे एक हाइड्रोलिक प्रेस से दबाया जाता है तो ये बिल्कुल कंक्रीट जैसा सख्त हो जाता है। निजांगी मैती नाम की ये एंटरप्रेन्योर 2018 में अपनी कंपनी जिजेंगे मेकर शुरू करती हैं। स्वाहिली भाषा के शब्द जेंस का मतलब होता है खुद से बनाओ। इस फैक्ट्री में 7 में से 3 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है। मेरी दाईं तरफ हार्ड प्लास्टिक है और इधर मेरी बाईं तरफ सॉफ्ट प्लास्टिक है। कीनिया में प्लास्टिक बैग्स पर सख्त बैन है, लेकिन बॉटल्स और अदर कंटेनर आज भी हर जगह हैं। ये वो जगह है जहां से वर्कर्स काम करना शुरू करते हैं। यहाँ मजदूर हर महीने लगभग 10 टन प्लास्टिक का निपटारा कर सकते हैं। तो यह वो आदमी है जो हमारा प्रोडक्शन शुरू करता है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो चलो शुरू करें। विन्नी क्रशर को ऑपरेट करने का काम करता है, जो कि प्लास्टिक को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। इसमें शोर बहुत ज़्यादा होता है। वर्कर्स इसे फिर रेत के साथ मिलाते हैं। हम जो भी कलर ईंट में चाहते हैं, यहाँ ही हम अपने मनचाहे रंग के लिए पिगमेंट मिलाते हैं और फिर इसे एक्सट्रूडर मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन प्लास्टिक और रेत के मिक्सचर को तब तक गर्म करती है जब तक कि वो मोल्ड करने के लिए सॉफ्ट ना बन जाए। मुझे पर्सनली भी एक टीम मेंबर और एक फाउंडर होने के नाते भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात है कि हमने ये सारी मशीनें खुद बनाई हैं। इस मिक्सचर को यहाँ 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और ये प्लास्टिक और सैंड के एक चिपचिपे पेस्ट में बदल जाता है और उसी से फिर ईंट बनती है। हर एक ईंट का वजन हाथ से तोला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी गंध बिल्कुल वैसी है जैसे गर्मी के मौसम में डामर की होती है। जोसेफ अभी इस बिक्री का वजन तोल रहे हैं, जो कि 1.3 kg होना चाहिए। ये हाइड्रोलिक प्रेस 9 ब्रिक्स को एक साथ दबा सकता है। ये कुछ वैसा है जैसे बिस्किट को बेक किया जाता है। और ये है लॉरेंस। लॉरेंस ही इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। चलो मैं तुम्हारा काम तुम्हें करने देती हूँ। अब इन ईंटों को ठंडे होने देना चाहिए ताकि ये मजबूत और हार्ड हो सकें। कुछ ईंटों के किनारे टेढ़े मेढ़े होते हैं जिन्हें पत्थर पर घिस कर सही किया जाता है, और इतना करने के बाद यू हैव अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक स्टैक में 400 प्लास्टिक की ईंटें बिक सकती हैं, जो कि लगभग $150 का होता है। कंपनी का कहना है ये कंक्रीट ईंटों से लगभग 25% तक सस्ती है। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसी ईंटों से और भी ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स वातावरण में फैल सकते हैं। सड़कों पर लगातार घिसाव होते रहता है क्योंकि हम उन पर गाड़ियाँ चलाते हैं, राइट? और इसलिए सड़कें माइक्रोप्लास्टिक्स का प्राइमरी सोर्स मानी जाती है। रिसर्चर्स को हमारे खाने, पानी और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक्स के कण मिले हैं। अगर हम नई प्लास्टिक बनाना बंद नहीं करते तो ये असली समस्या हल नहीं होगी। पेट्रोकेमिकल कंपनीज ये चाहती हैं कि हम ये मान लें कि सारी प्लास्टिक का इस्तेमाल सड़कों में ही हो जाए, मगर ये समाधान नहीं है।
फिर भी देखा जाए तो प्लास्टिक से बनी सड़कों की लागत कम आती है, क्योंकि इनमें डामर कम लगता है और ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल हो जाता है जो कचरे में जाने वाला था। यह है नैरोबी का एकमात्र आधिकारिक कचरा डंपिंग ग्राउंड, दंडोरा। निज़ाम्बी जानती हैं कि उनकी खोज इतनी बड़ी मात्रा में कचरे को ख़त्म नहीं कर सकती। अब तक उनकी फैक्ट्री ने साल भर में करीब 50 टन प्लास्टिक रिसाइकल किया है, लेकिन अकेले नैरोबी हर दिन इसका 6 गुने से ज़्यादा प्लास्टिक पैदा करता है। हमें कई तरह के सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा काम ऐसा बदल देगा, लेकिन क्या इसका कुछ असर होगा? हमें और करने की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूर। इनकी कंपनी में 20 लोग फुल टाइम काम करते हैं। ज़्यादातर लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। मैं, मेरी टीम और बाकी सब लोग इससे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कमा पा रहे हैं और हमें इसी बात की खुशी है। इनके कस्टमर ज़्यादातर लोकल्स ही होते हैं। इनमें उनकी माँ भी हैं और उन्होंने भी अपने घर के बैकयार्ड में अंडे देने वाली मुर्गियों का छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। ये मुर्गियाँ बहुत शांत होती हैं। मेरे पास अब पूरी 1200 मुर्गियाँ हैं। निज़ाम्बी ने जब प्लास्टिक से प्रयोग शुरू किया था तो यहीं अपने घर पर किया था। अब उन्हीं ईंटों से घर के बाहर की पूरी ज़मीन बनी हुई है और अब हम बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं। निज़ाम्बी चाहती हैं कि उनका काम पूरी दुनिया में फैले। प्लास्टिक कचरा सिर्फ केन्या की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नैरोबी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अगर हम अपने लोकल स्तर पर इसका कोई हल निकाल लें तो इससे दूसरे देशों में अपनाना आसान हो जाएगा। पहले पूर्वी अफ्रीका, फिर बाकी अफ्रीका और फिर पूरी दुनिया के लिए भी। भारत में भी एक कंपनी प्लास्टिक कचरे का नया उपयोग ढूंढ रही है। यहाँ बनाए जा रहे जूते पूरी तरह से रिसाइकल मटेरियल से बनते हैं। कंपनी कहती है कि एक जोड़ी जूते में करीब 10 प्लास्टिक बैग और 12 बोतलों का इस्तेमाल होता है। 23 साल के आशय बी ने जुलाई 2021 में ये कंपनी शुरू की। उन्होंने इस कंपनी का नाम थैली रखा। थैली नाम इसलिए क्योंकि प्लास्टिक बैग को ही हिंदी में थैली कहते हैं। शुरुआत में उन्हें प्लास्टिक इकट्ठा करने में बड़ी मुश्किल हुई, जबकि भारत में कचरा हर जगह होता है। मुझे लगा था कि प्लास्टिक बैग आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से कोलैबोरेट किया जो कचरा चुनने वाले लोगों को हायर करते हैं। एक बार गली मोहल्लों से कचरा उठा लेने के बाद इसे एक इंडोर जगह पर अलग किया जाता है। 6 बजे आती हूँ, रात को 7 बजे जाता हूँ। इस जगह पर थैली को सिर्फ पानी से साफ करते हैं, बिना किसी केमिकल के, और फिर सुखाते हैं। सीरीन इन प्लास्टिक बैग की 8 से 10 परतें लगाकर इन्हें हीट प्रेस मशीन में डालते हैं। दिन में कम से कम 100 बना लेता हूँ। इससे जो मटेरियल बनता है उसे वे डेली टैक्स कहते हैं। ये प्लास्टिक बैग को जोड़कर बना होता है, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। एक शीट की कीमत लगभग 25 अमेरिकन सेंट होती है। इसके बाद ये शीट 7 घंटे नॉर्थ में निटो फुटवेयर फैक्ट्री में भेजी जाती है, जहां जूते बनाए जाते हैं। यहाँ पहले इन शीटों को कटिंग मशीन से काटा जाता है, फिर रिसाइकल्ड पॉलीएथिलीन टरफ्थलेट PET, जो कि पुरानी प्लास्टिक बोतलों से बनता है, उसकी परतें तैयार की जाती हैं। इन दोनों मटेरियल को सीला जाता है और जूते के ऊपर का हिस्सा तैयार हो जाता है। जूते की तली, सोल्स, पुराने इंडस्ट्रियल रबर से बनते हैं। चिपकाने के लिए एक ग्लू लगाया जाता है और ग्लू को स्पेशल UV लाइट से मजबूत किया जाता है। फिर जूते को गर्म किया जाता है और इसके बाद थोड़ी सिलाई और फाइनल टच दिया जाता है।
यहाँ पर जूते के फीते भी रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने होते हैं। इस फैक्ट्री में 170 लोग काम करते हैं और 3 कंपनीज के लिए जूते बनाते हैं। हमने मौजूदा जूते बनाने की तकनीक ही अपनाई है, कुछ नया नहीं बनाया। नितऊ हर हफ्ते करीब 15,000 जोड़ी जूते बनाती है। ये फैक्ट्री स्क्रैप को भी दोबारा इस्तेमाल में लाती है। उनसे और डेलिटेक्स शीट्स बनाती है। जब कोई कस्टमर पुराने जूते लौटा देता है तो कंपनी उन्हें डिस्काउंट भी देती है ताकि जूते को जिम्मेदारी से रिसाइकल किया जा सके। हम इसे रिफर्बिश करते हैं और फिर इसे चैरिटी में शरणार्थियों को भी दान में देते हैं। एक यंग एंटरप्रेन्योर ने कांच की बोतलों को रेत में बदलकर एक नया बिजनेस शुरू किया। उसने लुजियाना अमेरिका में सबसे बड़ी कांच रिसाइकलिंग फैक्ट्री में से एक बनाई है। सिर्फ 2 सालों में इन्होंने 40 लाख बियर की बोतलों को लैंडफिल में जाने से रोका है। आज दुनिया में रेत की काफ़ी कमी हो रही है। हम जितनी तेज़ी से रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेत नेचर में उतनी जल्दी बनती नहीं है। तो ये लोग कांच की बोतलों से बनी रेत का इस्तेमाल सी कोस्ट को फिर से बनाने में कर रहे हैं। फ्रांसिस्का ट्रॉटमैन ने 2020 में कॉलेज में पढ़ते समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ ग्लास हाफ फुल नाम से ये काम शुरू किया। एक रात हमने वाइन पी और सोचा कि यह बोतल भी कचरे में जाएगी, तो क्यों ना कुछ किया जाए। हम अब तक सिर्फ शिकायत ही कर रहे थे, अब हमें सच में कुछ करना चाहिए। हमारे पास सिर्फ ये आइडिया था, ना हमें वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता था और ना ही हम रिसाइकलिंग के बारे में कुछ जानते थे। फिर भी उन्होंने करीब $18,000 जुटाए और एक मशीन खरीदी जो एक बार में एक बोतल को क्रश कर सकती थी। धीरे धीरे हमारे दोस्त ही कई सारी कांच की चीजें भेजने लगे और हमारे पास बहुत सारा कांच इकट्ठा होने लगा। अगस्त 2020 में उन्होंने एक गोदाम में शिफ्ट किया जहां लोगों ने कांच भेजना शुरू किया। लोग इसे फ्री में छोड़ सकते हैं और पैसे देकर पिकअप करवा सकते हैं। जैसे ही कैन भर जाता है, सारी बोतलें ग्लास माउंटेन में डाली जाती हैं। ग्लास माउंटेन मतलब समझो कांच का पहाड़। अगर कोई खास रंग की बोतल हो तो उसे स्पेशल रेत में बदला जाता है जो ज़्यादा महंगी बिकती है, जैसे कि नीली बॉम्बे जिन बोतल। कलाकार और माली इस रंगीन रेत का इस्तेमाल करते हैं, मगर ज़्यादातर बोतल यहाँ ग्लास माउंटेन में भेज दी जाती हैं। ग्लास माउंटेन कभी बड़ा होता जाता है तो कभी छोटा हो जाता है। हम इसमें ग्लास और भरते भी रहते हैं और यहाँ से निकालते भी रहते हैं। वर्कर्स बोतलों को इस लोडर से लोड करते हैं और क्रशिंग मशीन में डंप करते हैं। ये यहाँ से निकलकर कन्वेयर बेल्ट पर पहुँचता है। कन्वेयर बेल्ट ऊपर जाता है जहाँ हैमर इसे क्रश करता है। इससे ठीक ठाक छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे हम ग्रेवल्स कहते हैं। पल्वराइजर से बड़े टुकड़ों को अलग कर दिया जाता है, जैसे धातु के ढक्कन, लेबल या बाकी चीजें जो कांच की नहीं होती। हम अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं कि इस बचे हुए सामान का क्या करना है। हम नई मशीनें खरीदना चाह रहे हैं ताकि इस बचे हुए सामान को भी रिसाइकल किया जा सके। यहाँ एक और समस्या है। छटाई की मशीन बहुत छोटी है, इसलिए रेत का ढेर जमा होता जा रहा है। यह मशीन रेत को 5 अलग अलग साइज में छांटती है, सबसे मोटे टुकड़े से सबसे बारीक टुकड़े तक। एनी इन क्रश्ड पार्टिकल्स को मशीन में डालती है और फिर वहां तब तक शेकिंग होती रहती है जब तक सभी टुकड़े अपने अपने आकार के अनुसार अलग नहीं हो जाते। मोटी रेत को ग्रेवल कहते हैं। यही बेची जाती है। कुछ लोग इससे सुंदर फर्श के लिए टाइल्स वगैरह बनाते हैं। बिल्कुल बारीक रेत आटे जैसी होती है, इतनी मुलायम कि लोग इसे छूना और इस पर चलना पसंद करते हैं। इसे सैंड बैग में भरकर फ्री में बांट दिया जाता है। लोग इन्हें दरवाजों या दीवारों के पास रखते हैं ताकि बाहर का पानी अंदर ना आए। ये मीडियम साइज की रेत है। इसका इस्तेमाल ये समुद्र के किनारों को फिर से बनाने में करते हैं।
ये शार्प नहीं होती, इससे मुझे चोट नहीं लगने वाली। कोस्टल रिस्टोरेशन कोएलिशन नाम की एक संस्था ने एक प्रोजेक्ट में 10 टन रिसाइकल रेत झील के किनारे डाली। ये एक डिप्लॉयमेंट इवेंट था जिसमें वे लोगों का धन्यवाद देते हैं। This is the battlefront that y'all are helping us to protect today. Thank you for coming. फ्रांसिस्का और मैक्स रेत को जिस बोरे में भरते हैं, ये बोरियां लोकल कॉफी कंपनियों ने दान में दी हैं। हमें अच्छा लगता है जब हम इसे खुद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस कपल का ये काम और लोगों को भी इंस्पायर करेगा। I think this is really more so the story of a community coming together to say we demand change and we're not going to wait any longer. केवल 2 लोगों ने ये बेड़ा उठाया और काम शुरू किया और अब करीब 20 लाख बॉटल्स लैंडफिल में नहीं गई। इसका मतलब फर्क तो पड़ा है, थोड़ा ही सही पर हाँ फर्क पड़ा है। साउथ अफ्रीका की 2 बहनों ने पीवीसी पाइप से बेहतरीन क्वालिटी के घरेलू सामान बनाना शुरू किया। पीवीसी दुनिया के सबसे कॉमन प्लास्टिक में से एक है और ख़ास बात ये कि इसे कई बार रिसाइकल किया जा सकता है। यही वजह थी कि इन्होंने इसे अपना बिजनेस बना लिया। ये है एमो स्क्रिप्ट के पीछे की कलाकार और इनकी बहन मिशेल बिजनेस की सारी चीज़ें संभालती हैं। मेरा नाम है मुशीबुरी। हमारे लिए एमओ एक खास मायने रखता है। मेरे नाम मोशिबुरी, मेरी बहन मोरोंगे और हमारे सरनेम मोकोने, तीनों में एमओ आता है। इसलिए हमने अपनी कंपनी का नाम एमओएस स्क्रिप्ट रखा। ये अपने काम के लिए कच्चा माल सिजाबैंटू पाइपिंग सिस्टम से लेती हैं। इनके काम की पाइप्स में से ज़्यादातर टूटी फूटी पाइप्स ही होती हैं जो कि फैक्ट्री से बिकने से पहले ही टूट चुकी होती हैं। ये पाइप वैसे तो आमतौर पर किसी भी तकनीकी काम जैसे कि सीवेज वगैरह के लिए नहीं बिकती और भले ही ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए बनाई गई थी पर इनमें भी डिफेक्ट हो ही जाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये पाइप बहुत काम की होती हैं। ये हमारे काम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, इसलिए हम इन्हें ज़रूर लेते हैं। ये पाइप 6 मीटर लंबे होते हैं, इसलिए पहले इन्हें काटा जाता है। पीवीसी अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप बहुत मजबूत और हार्ड होते हैं, लेकिन आग से गर्म करने पर इन्हें मोड़ा और नया आकार दिया जा सकता है और बल्कि एक छोटी बॉनफायर जलाकर भी ये काम किया जा सकता है। ये पहले प्लम्बर थे पर अब ये पाइप से धागे जैसी स्ट्राइप्स बनाते हैं। ये शायद वो काम है जो करना मुझे पसंद है। ये काम मेरे बहुत करीब है। फ्रांस पीवीसी को गर्म करके सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं। इसे करते समय काफ़ी हार्मफुल गैस निकलती है जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं, पर कंपनी एक बंद ओवन में अपग्रेड करने वाली है। ये पाइप को गर्म करते हैं और फिर बॉक्स कटर से उसे लंबी पतली पट्टियों में काटते हैं। ये स्ट्रिप्स लगभग पूरे यार्ड जितनी लंबी होती हैं। बास्केट बुनने से पहले उसका एक मजबूत फ्रेम तैयार किया जाता है। फ्रांस करीब पिछले 10 सालों से बास्केट बुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे बुनाई अब मेरे खून में आ चुकी है। ये कंपनी के 11 फुल टाइम वर्कर्स में से एक हैं। 1 घंटे का समय लगता है एक प्लांटर बनाने के लिए और एक लॉन्ड्री बास्केट बनाने में 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय। एक प्लांटर बनाने में 1 मीटर पाइप लगता है और एक लॉन्ड्री बास्केट में 2 मीटर पाइप। इसलिए हर बास्केट हाथ से बनी हुई अलग और ख़ास होती है। मैं इसे इंटरनेट पर पोस्ट करूंगा या हा जरा इसे खेल भी लिया जाए। ये देखो, ये पीवीसी को पहली बार 19वीं सदी में खोजा गया था जब विनाइल क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में छोड़ा गया था और आज ये कंस्ट्रक्शन, म्यूजिक रिकॉर्ड्स, आईवी बैग्स, कपड़े सभी जगहों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन कुछ पीवीसी पाइप में लेड और कैडमियम जैसे खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते थे जो उन्हें रिसाइकल करना मुश्किल बनाते हैं।
क्योंकि रिसाइकलिंग में इन्हें अलग करना ज़रूरी होता है। 2015 से पहले बहुत से देशों ने इन खतरनाक केमिकल्स को हटाना शुरू किया, लेकिन आज भी कई जगह पर ये पाइप खतरनाक माने जाते हैं। पीवीसी पाइप 100 साल तक चल सकते हैं, इसलिए कई सारे बहुत पुराने पाइप आज भी जहरीले हैं और उन्हें लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। मोशी और मिशेल को सही मोटाई के पाइप चाहिए। बहुत पतले पाइप होंगे तो टूट जाएंगे और ज़्यादा मोटे पाइप होंगे तो काटना मुश्किल होगा। इस वजह से उनके पास ऐसे सैकड़ों पाइप इकट्ठे हो चुके हैं जो कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे हमारी मांग बढ़ी और सप्लाई कम पड़ी, हमें अपना काम बढ़ाना पड़ा और इसके लिए हमें और ज़्यादा पाइपों की ज़रूरत पड़ी। इसलिए 2019 में उन्होंने कुसासा माइनिंग प्रेशर सिस्टम्स नाम की एक कंपनी से कोलैबोरेट किया। अब इन्हें किसी खास शेप या साइज के पाइप की ज़रूरत नहीं, कोई भी आकार या रंग का फेंका हुआ पाइप उनके काम आ सकता है। फिलानी जोल, हम पुराने पीवीसी को रिसाइकल करते समय इसे 2 से 3 मिलीमीटर जितनी मोटाई रखते हैं जैसा कि इन्हें चाहिए होता है। पहले ये टूटे फूटे पाइप को एक मशीन में डालते हैं जो कि एक पाउडर के रूप में बदल जाता है। हम कोई भी पाइप को वेस्ट समझकर फेंकते नहीं हैं, क्योंकि सब हमारे काम आ जाता है। फिर उसमें वैक्स और लेड फ्री स्टेबलाइजर मिलाए जाते हैं, जैसे नए पीवीसी बनाने में किया जाता है। इसके बाद उसे गर्म करके एक एक्सट्रूडर मशीन से निकाला जाता है। पीवीसी का टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो पीवीसी सख्त हो जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो केले के जैसा मुड़ जाएगा। मशीन से निकले नए पाइप को पानी से ठंडा किया जाता है और फिर सही साइज में काट दिया जाता है। इस तरह पुराने पाइप बन जाते हैं नए पीवीसी पाइप। पीवीसी भले ही पूरी दुनिया के प्लास्टिक प्रदूषण का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हो, लेकिन इन बहनों को इस बात की खुशी है कि वो इसे कम करने में अपना योगदान दे रही हैं। और यही हमें एक समाधान दिखा हमारे पर्यावरण को बचाने का। हमने शुरुआत की एक टोकरी, एक घास की ट्रे और एक कुर्सी से। एक नारियल से भी शुरुआत हो सकती है। अलहाजी सरजबा नाम के एक लड़के ने महीनों लगाए एक ऐसी रेसिपी से फ्यूल बनाने के लिए जो कि नारियल के छिलकों से बना हो और पेड़ों की लकड़ी से अच्छा चले। मेरा बस यही मानना था कि यह काम करना चाहिए, ये काम करना ही चाहिए, चाहे मुझे इसे अच्छा बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े। जब वे 17 साल के थे तब मडस्लाइड में उन्होंने अपने परिवार को खो दिया। फिर ये सड़क पर रहने लगे और हमेशा एक बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते रहते थे। बायोमास से बनने वाले फ्यूल पेड़ों की कटाई को कम करते हैं, क्योंकि ये बायोमास वेस्ट से बने होते हैं, पेड़ों को काट कर नहीं। अलहाजी सियरा लियोन में रहते हैं, जहाँ के 70% जंगल पिछले 50 सालों में गायब हो गए। लोग यहाँ खाना बनाने के लिए पेड़ों की कटाई का सहारा लेते हैं। पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। ऐसे में पेड़ों की कटाई हो जाने पर ये हरे पहाड़ मौत का खतरा बन जाते हैं, क्योंकि पेड़ काटने के बाद मिट्टी का कटाव भी बढ़ जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अलहाजी लोगों को लकड़ी की जगह ये फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए मना पाएंगे? फ्री टाउन में नारियल सबसे पसंदीदा स्नैक है। दुकानदारों को हर दिन ढेर सारे छिलकों को फेंकना पड़ता है और इसके लिए खर्च भी करना पड़ता है। जिस चीज को फेंकना था अब मैं उसे फ्री में उठा लेता हूँ। उनकी कंपनी रोजोल ट्रेडिंग हर हफ्ते करीब 2 टन नारियल का कचरा इकट्ठा करती है। 2022 के अंत तक उनका लक्ष्य 10 टन प्रति हफ्ते का होने वाला है। लेकिन नारियल से ये फ्यूल कैसे बनता है? सबसे पहले छिलकों को साफ किया जाता है और करीब 1 हफ्ते तक सुखाया जाता है। फिर लोहे के बंद ड्रम में इसे 3 से 4 घंटे तक जलाया जाता है, जिससे कि ये कोयले की तरह काले हो जाते हैं। फिर इसे पानी से बुझाया जाता है। ठंडा होने के बाद उन्हें पाउडर जैसे पीसा जाता है। इसमें पानी और एक सीक्रेट फार्मूला मिलाकर गूंदा जाता है।
is very challenging. So the whole process depends on the mix. A slight mistake on the formula, you have to start all over again. एक मशीन से फिर इसे छोटी छड़ों के रूप में निकाला जाता है। अब बस इन्हें 3 से 4 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ना होता है। इनका इस्तेमाल लोग हुक्का में भी करते हैं। हुक्का पीने वाले खरीदार इनके सबसे पहले कस्टमर हैं, लेकिन अब भी फ्री टाउन में ज़्यादातर लोग लकड़ी से ही खाना बनाते हैं। आप किसी के पास जाकर बस ये नहीं कह सकते कि ये लो, इसे इस्तेमाल करो, ये नया है। ये काम थोड़ा कठिन है, लेकिन हम एक दिन जरूर सफल होंगे। ये हमेशा बड़े और अमीर लोगों को देखता था, जैसे फेसबुक पर मार्क ज़करबर्ग हैं और ऐसे और अमीर लोग। ये सब कैसे अमीर बने, वो यूट्यूब से ही पढ़ता था उनके बारे में। जब मेरे पति का देहांत हो गया तो मुझे काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ी। वो मुझसे कहता था, माँ मुझे अमीर बनना है 20 या 23 की उम्र में ही, मैं तुम्हारी सब परेशानियां खत्म करूँगा। फिलीपींस के एक रिसर्च के अनुसार 1 टन ब्रिकेट्स लगभग 80 छोटे पेड़ बचाते हैं। मेयर योनी सॉयर ने वायदा किया था कि 2022 तक वे 1 मिलियन पेड़ लगवाएंगे। उन्होंने कहा, आल्हा जी जो काम कर रहे हैं वो दिखाता है कि हम पर्यावरण और स्वच्छता की जटिल समस्याओं के समाधान मिलाकर हल ढूंढ सकते हैं। एड्रियन और मार्टिनेज पूल नाम के 2 भाई अल्बर्टो कनाडा में रहते हैं और अब ये पुराने टूटे स्केटबोर्ड से फर्नीचर और आर्ट बनाते हैं। एड्रियन और मार्टिनेज कनाडा की सड़कों पर करीब 20 सालों से स्केटिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने इसे एक बिजनेस बना लिया है। शुरुआत में हम डंपस्टर डाइविंग करके लकड़ी इकट्ठा करते थे, फिर इसी में स्केटबोर्ड्स का भी इस्तेमाल करने लगे। दुनिया भर में हर साल लगभग 20 लाख स्केटबोर्ड लैंडफिल में चले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में कुछ समय काम करने के बाद पूल ब्रदर्स पिछले 10 सालों से हजारों स्केटबोर्ड्स की अपसाइकलिंग कर इसे इयरिंग, कॉफी टेबल और आर्टिस्टिक बोल्स में बदलने का काम कर रहे हैं। स्केटबोर्ड खास तरह की लकड़ी मैपल से बनते हैं, जिसमें 7 लेयर होती हैं और काफी मजबूत ग्लू से इसे जोड़ा जाता है। इसलिए इन्हें काटना और आकार देना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इन पर मशीन से काम करना भी मुश्किल होता है, खासकर इसलिए क्योंकि ये हार्ड मेपल लकड़ी से और मजबूत ग्लू से बने होते हैं। लेकिन इनकी यही क्वालिटी मजबूत और बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाने में काम आती है। स्केटबोर्ड में सबसे अच्छी प्लाईवुड इस्तेमाल होती है। मार्टिनेज अपने लिए टूटे फूटे स्केटबोर्ड्स हर हफ्ते लोकल स्केट शॉप से लेते हैं। हमें कॉल्स भी आते हैं जब कोई मॉम्स हमारा काम देखती हैं और कहती हैं मेरे बेटों ने बोर्ड तोड़ दिया है, हम इसे फेंकने वाले थे पर आप आइए इसे ले लीजिए। बॉल बनाने के लिए सबसे पहले ग्रिप टेप हटाते हैं। धूप में इसे छोड़ दिया जाता है ताकि गेंद गीली हो जाए। फिर वार्निश और पेंट साफ करते हैं ताकि नई गेंद अच्छी तरह चिपक सके। फिर बोर्ड को छोटे छोटे हिस्सों में काटते हैं, खासकर नोज और टेल का हिस्सा। 20 हिस्सों को जोड़कर एक बॉल बनता है। इन्हें अच्छी तरह लाइन अप करके गेंद से चिपकाया जाता है। फिर इन टुकड़ों को 24 घंटे क्लैम्प में रखकर छोड़ दिया जाता है ताकि जोड़ मजबूत हो सके। हर टुकड़े को रंग और आकार देखकर हम तय करते हैं कि कौन सा कहाँ लगेगा ताकि अंतिम डिजाइन सुंदर लगे।
इसके बाद खोलों को बैंड सॉ से काटा जाता है और जब ये काम पूरा हो जाता है तो उन्हें लेथ मशीन पर माउंट किया जाता है। फिर मार्टिनेज इसे चीजल्स, बो गेज और स्क्रैपर्स का इस्तेमाल करके बोर्ड के ब्लॉक को शेप देते हैं और उसमें खोखलापन बनाते हैं। मार्टिनेज लगभग 15 बोल्स एक साथ बनाते हैं और हर बैच में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। बोर्ड बनाने वाली कंपनियां हर बोर्ड पर अलग अलग डिज़ाइन इस्तेमाल करती हैं, जिससे पुल ब्रदर्स के हर प्रोडक्ट की अलग पहचान होती है। दशकों से स्केटर्स को फिल्मों और टीवी में नेगेटिव रूप में दिखाया जाता रहा है, जहां उन्हें अक्सर आलसी और बदमाश के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन इस खेल में समय के साथ सम्मान कमाया और 2021 में पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ। सौभाग्य से स्केटबोर्डिंग को इस विकास के दौर से गुजरना पड़ा, जिससे आज ये ओलंपिक के किसी भी खेल जितना बड़ा हो गया है। इसके बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं और इसके कई कंपटीशन भी होते रहते हैं। अब वो जनरेशन जो कभी टोनी हॉक का मशहूर वीडियो गेम प्रो स्केटर खेलकर बड़ी हुई थी, वो भी समाज को कुछ लौटाने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक स्केटर हैं रियान फ्लिन, जिनका ऑनलाइन स्टोर चॉप्स पुराने स्केटबोर्ड को नए और उपयोगी सामान में बदलता है। उन्हें ऐसे प्रोडक्ट बनाना पसंद है जो सिर्फ शोपीस ना हो, बल्कि जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि चश्मे, पूल क्यूज, स्क्रू ड्राइवर वगैरह। उनका मानना है कि हर चीज़ को दूसरा जीवन मिलना चाहिए। रियान की ये सोच अब उनकी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच गई है। वे सिर्फ रिसाइकलिंग में यकीन नहीं करते, बल्कि पर्यावरण के लिए ज़्यादा बेहतर और जागरूक जीवन जीने लगे हैं। पुल ब्रदर्स भी यही मानते हैं और उनकी ये पहल स्केटबोर्डर्स को ये सोचने पर मजबूर करेगी कि जब उनका बोर्ड टूट जाए तब उसका क्या किया जाए।